आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों के। साहिबान कदरदान, जरा ध्यान से सुनिए और रेडियो के करीब लाइए अपने कान। लेडीज एंड जेंटलमैन, रात के बारे में मैं एक ऐसी प्राइवेट बात जानती हूँ जो अब तक कोई और नहीं जानता। जो शख्सियत हमारे साथ अपनी यादें बांटने वाली है, वो ना सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा है, उनके पैरों की थिरकन भी कमाल की है। कभी हमने देखा उनका चुलबुलापन, और ये राज आप सबसे जाहिर करके मुझे बेहद खुशी होगी। तो वो राज ये है साहिबान कि हमारे राज एक पोएट हैं और खूबसूरत कविताएं लिखते हैं। जी हाँ, ये गाते हैं और मैं नाचती हूँ। एनी ऑब्जेक्शन? अपने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने बखूबी निभाए हैं कई तरह के किरदार। पायल दीजिए। क्या बोली? दीजिए। ले। इसकी क्या कीमत है? ये क्या कर रही हैं आप? मंगलसूत्र क्या बेचा जाता है? इसे मेरे गले में डालने वाला तो मुझे ही बेच रहा था, फिर इसकी क्या कीमत रह जाती है? मगर कुसुम जी, अब कुछ न कहना। तुमने भाई की तरह कर मेरी रक्षा की। तुम्हें मेरी कसम है, अगर इनकार किया तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक हर दिल अजीज अदाकारा, दर्शकों की चहेती, जिन्होंने फिल्मों में एक लंबी पारी खेली और आज भी एक निर्माता निर्देशक के रूप में सक्रिय हैं। और आप हैं जानी मानी अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक अरुणा ईरानी। अरुणा ईरानी से बातचीत कर रही हैं संगीता श्रीवास्तव। श्रोताओ, एक बेहतरीन अदाकारा, नृत्यांगना, निर्माता और निर्देशक अरुणा ईरानी जी आज हमसे मुखातिब हैं। हम तहे दिल से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी आपसे बातचीत हो रही है और आपने विविध भारती के चाहने वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए इतना खूबसूरत सा समय निकाला। तो ये समय की बहुत बड़ी हम लोगों को देन है। देन नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है भाई। जो हमारे लिए समय निकालते हैं, जो हमारे फैन बने हैं, वो भी तो समय निकाल के हमारी पिक्चरें देख के हमें पॉपुलर करते हैं। उसके लिए मैं भी उन्हें धन्यवाद कहना चाहूंगी। वक्त हर चीज का मुकर्रर होता है अरुणा जी, और शायद 1961 का वक्त भी विधाता ने आपके लिए मुकर्रर किया था और इस समय बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्म आई गंगा जमुना। हाँ जी, बिल्कुल, वो मेरी शुरुआत थी। वो फिल्म शुरू हुई थी 3 साल पहले, व्हेन आई वाज 9 years old। तो वो फिल्म शुरू हुई थी और दिलीप साहब के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। उन्होंने मुझे फिल्म लाइन में एंट्री टिकट दी, यू कैन से रादर। हम सब बच्चे उधर सिर्फ वेफर्स खाने पीने गए थे, लेकिन पता नहीं चील की नजर है हमारे दिलीप साहब की। मैं तो भीड़ में खड़े रह के, मैं तो सामने गई नहीं। मेरा मोटो सिर्फ खाने जाना था। हमारा जो 4-5 लड़कियों का ग्रुप था कि यहाँ वेफर्स मिलेंगे, चलो चलो चलते हैं। हम तो अपना बड़ा सीरियसली काउंटर के नीचे खड़े रह के, उन्होंने काउंटर लगाया था जहाँ बच्चे वेफर्स, ये उनके लिए काफी चीजें। नेचुरली अब बच्चों को बुलाया है ऑडिशन के लिए तो थोड़ा बहुत तो कुछ रखेंगे, तो उन्होंने ये रखा था। हम लोग तो चालू पड़ गए, देखा भी नहीं, किया भी नहीं, मिले भी नहीं दिलीप साहब से, अपना बैक करके फचाफच खाए जा रही थी। ने वहां से आवाज आई, ए लड़की, ए लड़की। तो मैंने पलट के देखा, मुझे क्यों बुलाएंगे दिलीप साहब, वो भी। उन्होंने कहा हाँ हाँ तुम इधर आओ, इधर आओ। तो मैंने बड़ा मुंह सब इधर उधर लिबड़ गया था। वो पहुंच के पहुंच गई, पैरी पहना कर लिया, नमस्ते कर लिया। क्या करती हो तुम? पढ़ती हूँ। जी हाँ। काम करोगे? हाँ करोगी। डायलॉग बोलोगे? हाँ बोलोगी। अच्छा डायलॉग बोलो। काका काका मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो मैंने बोला काका काका मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बच्चे लोग को ये सब तो आता ही है ना, तो उनको लगा कि हाँ ये ठीक ठाक है। तो उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट कर दिया और बाद में फाइनल में भी मुझे ही बुलाया। तो एंट्री टिकट मिल गई दिलीप साहब से हमें। और ये तो हुई आपके सफ़र की शुरुआत। और हमें याद है वो गाना,
इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बहुत अच्छा था। इसकी हम कोई बच्चे याद है? बच्चे थे, रोज वहाँ 7-8 दिन चला था वो गाना, और हम बैठ के धूप में गाया करते थे। गंगा जमुना का एक सीन है, बहुत ही पॉपुलर हुआ वो, जब आप छाता लगाकर जाती रहती हैं। हाँ, जी। और वो डॉगी आ जी जाता है। जी उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो बड़ा ही नेचुरल सा है। वही तो सीन का उन्होंने मुझसे रिहर्सल लिया था ना, कि काका काका मुझे तो डर लग रहा है, पर वो जैसे आता है डॉगी, वो कन्हैयालाल जी के पीछे चला जाता है, और वो उसके साथ, तब मुझे राहत हो गई थी कि हाँ, मुझे कुछ नहीं करेगा ये डॉगी, सिर्फ उन्हीं को तंग करेगा। इसके बाद फिल्मों में आपका सफर शुरू हो गया, और 1964 के करीब आई बेहतरीन फिल्म जहांआरा, और इस फिल्म के गाने, और तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी फिल्में आपने करी 60 और 70 के दशक में, वो सारी फिल्में म्यूजिकल हिट रही। बिल्कुल। और जहांआरा का ये जो गाना आपके ऊपर फिल्माया गया, जब जब तुम्हें बुला, इसमें मीनू मुमताज जी भी नजर आती हैं जी। इसकी कुछ यादें? अरे बहुत, इसकी तो यादें इतनी भर भर के सीने में है। जैसे मेरे 2 सीन हो चुके थे, तो मुझे जब ओम जी ने बुलाया, मुझे लेके गए चंद्रशेखर जी, और उस वक्त वो फिल्म बना रहे थे चाचा चा। तो मेरी माँ ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ यही एक ही लड़की है जो ब्रेड बटर अर्नर है, फादर इसके बीमार रहते हैं, और हम सिर्फ 8 भाई बहन हैं, तो बड़ी फैमिली थी। तो उनको भी लगा कि, और वो भी हैदराबाद से थे, मेरी मदर भी हैदराबाद से थी, उनको लगा कि चलो हेल्प कर दूं। तो उन्होंने, ओम साहब कोई लड़की ढूंढ रहे थे, नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ है ना, तो उन्होंने मुझे फोन किया, बुलाया मुझे, और मेकअप रूम के बाहर समझाया, जो पूछे बोलना आता है, कुछ भी पूछे बोलना आता है। पर मैंने कहा मेरे को नहीं आता होगा तो, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता ना, सब इधर सीखते हैं अरुणा, और वो डांस वांस का भी। पर मेरे को तो पता है आपको, मुझे तो कितना डांस आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो बोले क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बोलना आता है। अंदर ले गए मुझे, उनके मेकअप रूम में गए। मेकअप रूम में जैसे पहुंचे, पैरी पहना कर लिया, नमस्ते, हाँ लड़की बैठो बैठो, और देखने में तो गोरी चिट्टी अच्छी है, ठीक है, अच्छी है, काम वाम करती हो? हाँ। कहाँ करती हो? ड्रामा में, प्लेस में। अच्छा प्लेस में काम करती हो, मतलब डायलॉग वायलॉग तो तुम बोल लोगी? जी सर। और डांस? डांस बोलते ही मेरे गले में इधर अटक गया। फौरन चंद्रशेखर जी कूद पड़े, उन्होंने कहा आता है ना, मेरी पिक्चर बन रही ना चाचा चा, और डांसिंग पे ही तो पूरी पिक्चर है, इसमें लड़की काम कर रही है, उसमें डांस भी कर रही है। गले में निवाला अटका ऐसे। पर फिर भी उन्होंने बोला नहीं ठीक है लड़की, अब तुम जाओ माहिम जाओ, फलाना ड्रेस्ड वाला है उसके पास अपना माप दे दो, और परसों से हम शूटिंग करेंगे। और उन्होंने 2 सीन कर लिए थे। अब आई डांस की बारी। जब डांस की बारी आई, मुझे तो कुछ भी सीखा ही नहीं जिंदगी में, ता थई तत थई वो भी नहीं आता था मुझे। तो अभी क्या करें, उन्होंने रिहर्सल के लिए बुलवा लिया। तो डांस मास्टर ने बुलाया मुझे, शुरू किया। जैसे खड़े हो तो पता लगता है ना उनको तो कि ये नॉन डांसर है लड़की। बोले तुमने डांस सीखा है? मैंने कहा नहीं। कर लेती हो? कोशिश करूंगी। तो उनके कंपोजर ने उठ के जो दिखाया, मैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 वो भी नहीं कर पा रही थी। उनको चक्कर आ गए थे। तो इतना बड़ा डांस, मीनू मुमताज जी टॉप के डांसर जी, तभी उनके साथ वो भी क्लासिकल डांस कैसे होगा। घबरा के गए उधर ओम जी के पास। तो ओम जी ने बोला ओ देख मास्टर, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू ट्राई कर। मीनू मुमताज तो डांसर ही है, तो उसको नचा के कौन सा तीर मारेगा, नॉन डांसर को नचा। बेचारे फिर आए, 3 दिन उन्होंने फिर रिहर्सल की मुझसे। पर कोई 2 या 3 दिन में आदमी सीख थोड़ी ना सकता है। और आप जब नया नया डांस करने लगते हो, आपके पैर कितने दुखते हैं, आदत नहीं होती है पैरों को डांस करने की। बट इट हैपेंड। उन्होंने 3 दिन के बाद फिर गए, बोले सर वो तो बिल्कुल नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, आपको कोई और सोचना पड़ेगा। बोले मैं और तो नहीं सोच सकता। देख मास्टर, मास्टर बोलते थे ना, देख मास्टर, मैं वो लड़की को निकालूंगा तो नहीं, उसके 2 सीन हो चुके हैं, उसको निकाल दूंगा तो उसकी करियर बर्बाद हो जाएगी, बहुत डिमोरलाइज्ड हो जाएगी वो लड़की, और मैं एक एक्टर हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो उन्होंने मेरी साइड ली, बोला नहीं मास्टर जी तुम ही करो। फिर मास्टर जी मेरे पास आ गए, फिर लगे रहे, फिर कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि ओम जी प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं करवा लूंगा इस लड़की से, क्लोजअप करवा लेता हूं मैं इसको, मिड शॉट में दिखा दूंगा, पर वाइट शॉट जो तोड़े हैं जिसमें, उसमें ये लड़की नहीं रहेगी, बिकॉज वो कर नहीं पा रही है, तो क्या करे। ओम जी ने बोला ठीक है चल, ये किया, पर लड़की तो यही रहेगी।
वापस आए, उन्होंने एक डुप्लीकेट लड़की बुलवा ली। वाइट शॉट में जहाँ बड़े बड़े तोड़े हैं वो कोई और लड़की करती थी, जहाँ क्लोजअप्स आता था, मिड शॉट आता था, मिड शॉट में जैसे वो कैमरे के सामने आके मुझे निकाल देते थे और मीनू जी डांस करती थी, ऐसे होता था, ये हालत थी। तो मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था जब मैं आई थी। हाँ, एक्टिंग थोड़ी बहुत कर पाती थी, डायलॉग्स हिम्मत से बोल पाती थी, क्योंकि मेरे फादर की ड्रामा कंपनी थी, तो वहाँ हमें बैठ के सबकी लाइन्स याद करनी होती थी, सब कुछ बोलना होता था। तो डायलॉग याद करना मॉड्यूलेशन में थोड़ा थोड़ा तो आता ही था, वहाँ निभ गया। पर डांस तो वहाँ होता ही नहीं था स्टेज पे, तो वो हुआ ही नहीं। और इस तरह मैंने पहला डांस किया मेरी जिंदगी का। जब जब तुम्हें बुलाया तुम और याद आए, वाकई याद आता है, वो मैं भूल ही नहीं सकती। मैम, अभी आपने कहा कि आप 8 भाई बहन थे। जी जी, मैं थोड़ी सी बात यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि 8 भाई बहन हैं तो, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन फिल्म इंडस्ट्री में गजब का रहा। आप भी इत्तेफाक रखती हैं इस बात से। और पारसमणि फिल्म आई, उसके बाद फिर आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में पारसमणि मैं जब बड़ी हुई जी, सबसे पहली फिल्म थी, वो भी स्टेज पे। हमारी जो एक एक्ट्रेस थी उस दिन उनको मिसकैरेज हो गया था, तो शी डिडंट कम फॉर द शो। तो होता था ना कि सबके डायलॉग याद करो, जब कोई ना आए तो तुम्हें करने का वो रोल। तो सेम थिंग हैपेंड विथ मी। बस 1 घंटा पहले पता चला कि वो बीमार है और वो नहीं कर पा रही हैं, तो यू हैव टू डू इट। तो मुझे खड़ा होना पड़ा। उस दिन मैं जो ऐसे दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डायलॉग तो सब याद थे लेकिन दिल धड़कता, वो ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्यों बचाया, मुझे मार डाला तो मुझे अच्छा होता। तो क्या बोलती थी कुछ समझ नहीं आता था, फास्ट इतना बोलती थी क्योंकि दिल बहुत जोर जोर से धड़कता था। पहली बार स्टेज पर आई थी उस दिन। बाबू भाई मिस्त्री डायरेक्टर हैं जी इसके पारसमणि के, तो उन्होंने इंटरवल में वो अंदर आए, उन्होंने बोला कि रेखा अच्छा प्ले। उन्होंने बोला ये लड़की कौन है, तो मेरे पापा ने बोला मेरी बेटी है। अरे आपकी बेटी है, वेरी गुड, पूछो इसको फिल्म में काम करेगी क्या। आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, अरे वाह फिल्म में काम करेंगे, पैसा ऐसा बहुत मिलेगा, मजा आएगा। तो वो मेरी शुरुआत थी, वहां से शुरुआत कर ली जी। और पारसमणि भी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, सुपर हिट, जहाँ फिल्म नहीं चली। अच्छा, मतलब इतना मजाक उड़ता था कि कभी कभी ओम जी वहाँ बैठे रहते थे ना उसी स्टूडियो में, तो लोग कहा और आजकल मैं जहाँ की मजार पे बैठता हूँ। मतलब ही हैड रियली ग्रेट लॉसेस, सच अ नाइस पर्सन। लेकिन ओम जी, इसके गाने तो बहुत सुपर हिट हुए, बट पिक्चर बहुत लंबी थी जी। 1962 में आपकी आती है वापस एक बहुत अच्छी फिल्म अनपढ़। वो तो मैंने बचपना किया था माला सिन्हा जी का, जी। वो भी अच्छा रहा सफर जी। और फिर एक बहुत बड़ी मूवी आती है 1968 में, अनोखी रात। ओह यस, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। परीक्षित साहनी जी, संजीव कुमार जी, आप, और इस फिल्म में परीक्षित साहनी की पहली फिल्म थी, आशीष सेन जी डायरेक्टर थे, जाहिदा थी। उसमें आपका रोल ऐसा रहा मैम कि उसने देखने वालों को बहुत कुछ दिया, बहुत सीख थी आपकी फिल्मों में। इतनी सिंपैथी होती थी उस कैरेक्टर से, बिकॉज शी वाज एन अनाथ। उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से हो जाती है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डोनेशन हमारे अनाथ आश्रम को देता है। तो वो जो एक सीन था ना, वो लेडी और मेरे के बीच में है, बहुत अच्छा सीन था। बहुत अच्छा। वो सीन में जब वो कहती है कि तुम्हारी एक जिंदगी से कितनी लड़कियों को जिंदगी मिल जाएगी। एक बात पूछूं, इस बुढ़े खुसट के साथ तुम्हारी शादी करने की वजह? भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, वो मेरे पति हैं, उन्हें समाज सेवक कहिए, उन्हें दीन बंधु कहिए, दानवीर कहिए। मैं उस दिन को पल भर के लिए भी नहीं भुला सकती, जिस दिन अनाथालय की चैरिटी शो के लिए मैं डांस रिहर्सल कर रही थी और ये दानवीर मेरी जिंदगी संवारने के लिए अपना तन मन धन लुटाने आए थे। प्रेमा, सब लड़कियां तैयार है ना? राय साहब रिहर्सल देखने आ गए हैं, बिल्कुल शो जैसा हो, कोई कमी ना रह जाए। अगर वो खुश हो गए तो हमारे अनाथालय के दिन ही बदल जाएंगे। प्रेमा, तुम बड़े घर में जा रही हो, खुश नसीबी तुम्हें पल्ला पकड़कर खींच रही। ये रोने का नहीं, मुस्कुराने का दिन। राय साहब ने तुम्हारे रूप और गुण पर मोहित होकर अनाथालय की देखो 1 लाख रुपया एक चेक से दान दे डाला है। उनकी उम्र थोड़ी बड़ी है तो क्या, तुम उसे भूल जाओ। ये अनाथ समाज तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। इंसानियत हमेशा याद रखेगी तुम। बोले
और उसमें बहुत ही बढ़िया आपका गाना था, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। मुझे डांस नहीं आता था बहुत ज्यादा, बहुत रीटेक्स करती थी, मास्टर जी ने रिहर्सल करवाई क्योंकि सीखा नहीं ना। फिर भी ये लोग रिहर्सल रखते थे मेरे लिए, स्टेप्स अलग से सिखाएं, जो शूट अलग टाइम पे बुलाएं, ऐसे। जैसे आई रिमेम्बर वी डिड अ फिल्म इन 67-68 वाज अ फर्ज जीतू जी की, तो उसमें भी डांस नहीं आता था। अब हमको यहाँ से मद्रास उठा के ले गए, जीतू जी भी तब नए नए थे, तो वो लोग क्या करते थे, शाम को पैकअप हो जाता था 5 बजे, 5 से लेके 10 बजे तक मास्टर जी रिहर्सल कराते थे। मैं और जीतू जी, हम दोनों नए नए तभी। जीतू जी बुरे नहीं थे, वो फिर भी कर लेते थे, पर मैं टोटल नहीं थी, मुझसे होता भी नहीं था। दिस वॉज बिफोर अनोखी रात। तो वहां से मास्टर जी उठा के जो डंडा फेंक कर घुटने पे मारते थे ना, मिस्टेक करने पे, हीरालाल जी वो कोई दुश्मनी नहीं, बता बता के कितनी बार बताए, इंसान थक जाता है ना, वो इरिटेट होके वो फेंक देते होंगे। रघुनाथ झालानी जी की फिल्म आई आया सावन झूम के, उसमें बड़े किरदार में आप थी जी। हाँ जी, उसमें भी एक अच्छा किरदार, बहुत अच्छा किरदार था जी उसमें, बहुत अच्छा था। उसकी कुछ यादें बताइए। उसकी कुछ यादों में सिर्फ इतना ही याद है मुझे कि जब वो लोग आउटडोर शूटिंग के लिए हमें कोचीन ले जा रहे थे, जिस दिन ले जाने वाले थे शाम की फ्लाइट से, उस दिन सुबह हमारे घर में पुलिस आ गई और कुछ वो टांच लगा देती है ना, सीज कर देती है। किसी को लोन लिया हुआ था उसने हमारे घर पे, 2500 रुपए का लोन लिया हुआ था, उसने हमारे घर की हर चीज पे सीज कर दिया, मतलब कबर्ड चीज, फ्रिज चीज, 2 चीजें ही थी, 2 चीजों को सीज करके वो चले गए। तो इट वॉज वेरी डिप्रेसिंग। और जब वो गाना वहाँ चलता था ना, तो माझी चल, तो मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचती थी। पड़ाव होते हैं अलग अलग, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सब पड़ाव इंसान को जिंदगी में देखने चाहिए। हमें ऐसा लगता है क्या इतने बुरे दिन देखने चाहिए, बट नहीं, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपको एक अच्छा एक्टर बनाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं, और आपको कदर मालूम होती है हर चीज की। ऐसा ही प्लेट में मिल जाता है ना, तो यू डोंट वैल्यू, आप उस प्लेट को लाती मारने लगते हो, फिर कहीं के नहीं रहते। आज हम क्यों वैल्यू करते हैं हर चीज की, कि हमने हर जिंदगी के नीचे तबक्के को देखा है। 6 क्लास में थी तब पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि पापा के पास पैसे नहीं थे। तो पापा को लगता था कि आपको साइन करना आता है ना बेटा, अब आप पीछे हो जाओ, लड़के पढ़ेंगे। क्या करेंगी लड़कियां पढ़ के, वही बर्तन मांजेगी, वही मर्द को देखेगी, बच्चों को पालेगी। एंड आई यूज्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन माय क्लास। ऐसा दुख होता था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी जी, बट पढ़ाई को पैसे चाहिए थे, तो और पापा बीमार रहते थे, तो ही कुडंट अफोर्ड, तो हमें पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। पर जोश पढ़ाई का इतना है कि आपको लगता है कि मैं फिल्म लाइन के अलावा और कोई लाइन नहीं थी मेरे पास जाने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई आपको ये नहीं पूछता कि आपका सर्टिफिकेट दिखाओ, कहाँ तक पढ़े हो, कहाँ तक लिखे हो। यही एक लाइन है फिल्म लाइन, जो आपके आर्ट की कदर करती है। बस वो नहीं पूछती कि आप कहाँ तक पढ़े हो, क्या किया है आपने, नहीं, आपको काम आता है, काम इज देयर फॉर यू, ये रहा आपका पैसा, जाओ ऐश करो। वो ये एक ही लाइन ऐसी है, तो मैं तो इस लाइन को सलाम कर। एक रेखा को बिना काटे बिना मिटाए छोटी बनाओ, यही ना? हाँ माँ, ये देख, रेखा मिटी भी नहीं और छोटी भी हो गई। अरे किताब में भी यही जवाब लिखा है माँ। अरे सीमा, तुम तो बड़ी अकलमंद हो। ये अकल की बात नहीं, अनुभव की बात है। वो कैसे? जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी तो माँ ने मेरी पढ़ाई बंद कर दी। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। फिर कुछ महीने बाद माँ चल बसी। माँ की मौत का दुख इतना बड़ा था कि पढ़ाई बंद होने का दुख एकदम छोटा सा हो गया। बस इस अनुभव से मैंने सवाल हल कर लिया। वाह, तुम्हारी इस 2 रेखा वाली बात में कितनी गहरी सच्चाई छिपी हुई। 5वीं क्लास तक पढ़कर इतनी होशियार हो गई, और ज्यादा पढ़ती तो कहेंगे कलेक्टर बन जाती। अरे बाप रे, मर गए। जीतू जी की जब बात हुई है तो आपने खुद ही बताया कि बहुत अच्छे डांसर, हम लोग भी उनका डांस बहुत एंजॉय करते थे, उनकी फिल्में देखते थे। कारवां हो गई और जूनियर महमूद साहब की ब्रह्मचारी, ये सब हम लोगों ने बहुत देखी है अपने समय में और बहुत एंजॉय किया। उसी वक्त आई फिल्म कारवां जी, हाँ। इसके लगभग 4 गाने
आप पर फिल्माए गए। अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे वो साजना, चढ़ती जवानी, दिल भर दिल से प्यारे, गोरिया कहाँ तेरा देश रे। जी, तो ये फिल्म आपके काफी इर्द गिर्द घूमती है। और इस फिल्म में एक जो बड़ी खास चीज रही, वो मैंने एक आध बार और इंटरव्यूज में बात की है, जूनियर जी से भी इत्तेफाक हुआ बात करने का, तो उनसे भी पूछा, बहुत अच्छी सी बस तैयार की गई थी। और जी, उसमें आपका जो गाना है चढ़ती जवानी और दिल भर दिल से प्यारे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। और इन गानों के अगर पैरेलल में हम देखें तो पिया तू अब तो आजा, जो हेलन जी पर फिल्माया गया। अच्छा था वो जी भी। और हेलन जी भी एक बड़ी डांसर। उई माँ क्या हो गया, कहीं उनके आस और पास नहीं आ सकते। जी मैम। हम सब अपना काम करके अपनी रोजी रोटी हमने कमा ली, थोड़ा बहुत नाम कमा लिया, वो ठीक है, पर जो हेलन जी हैं उनके पास तो कोई नहीं जा सकता। बस यही चीज मैं पूछना चाह रही थी मैम कि आपने किस तरह से इतनी पब्लिसिटी पाई, क्योंकि वो फिल्म मैंने भी देखी हुई है, आपकी मैक्सिमम फिल्म मैंने देखी हुई है, तो हम लोग तो बिल्कुल झूमते थे आपके डांस पे, जबकि हमें भी नहीं आता डांस लेकिन हम लोग झूमा करते थे आपके डांस पे। और शायद यही चीज लोगों को बहुत पसंद आई, जिसकी वजह से शायद देखा गया इतने ज्यादा गाने आप पर फिल्माए गए कारवां के। जी, इट वॉज प्री डिसाइडेड। मुझे ये फिल्म दिलाई थी सुरेश भट्ट जी ने, जो उस फिल्म के डांस डायरेक्टर थे। नासिर साहब ने पूछा, अरे कोई लड़की है तो बताओ यार, नई फ्रेश लड़की। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक लड़की को मैं जानता हूँ। तो उन्होंने मुझे ऑफिस भेजा और मैं ऑफिस गई। तो उन्होंने बोला, लड़की दिखते तो ठीक ठाक हो, तुम अच्छी हो और फिगर विगर भी ठीक है जो हमारे कैरेक्टर को चाहिए, पर डांस का क्या। तो सुरेश ने अपनी तरफ से बोल दिया था, डांस वांस सब आता है उसको, आप फिक्र मत करो, वो मैं हूँ, मैं करवा लूंगा। और वाकई उन्होंने ही करवाया। मैं जितना भी उनका शुक्र मानूं, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, पर उनका तो मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि जब मैं हाथ उठाती थी, अरे वाह वेरी गुड, कंपोजर बोलती, पर मास्टर जी ये तो चुप कर, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे तुम, खाली कॉन्फिडेंस लाओ फेस पे, सुपर। अरे यार क्या फिगर, सबकी ऐसी तैसी कर देना अरुणा, या सुपर। उन्होंने खुद दिलाई थी पिक्चर, अब उनको अपनी भी इज्जत रखनी थी और मेरे को भी सिखाना था। और उनको ये मालूम है कि कोई भी लड़की डरती तो है ही, उसको हिम्मत देना बहुत जरूरी है। अब जब मुझसे मेरी वजह से रीटेक होता था तो कैमरामैन के साथ उनकी बनी हुई थी, तो वो बोलते थे नहीं नहीं यार, वो मेरी लाइट जैसे कट बोल के यहाँ खड़े रहते थे ना, तेरी बारी, और वो मेरे पास आ जाते थे, वेरी गुड अरुणा, कितना अच्छा किया, ऐसा कितना प्यारा किया। इतने में कैमरामैन आते थे, बोले अरे यार वो मेरी वो लाइट बंद हो गई, मेरा वो हो गया, ये हो गया, अरे यार तुम लोग भी यार ऐसा करते हो, छी यार, चलो अरुणा एक और करते हैं, बस ऐसे ही करना जैसे अभी किया था, ऐसे ही मूड में हंस के। तो मुझे लगा है मैं नाचने लगी हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ गया मुझे अपने आप में जी। एंड आई वाज सो थ्रिल्ड कि थैंक गॉड मैं कर पा रही हूँ। और उन्होंने वो जो मेरे दिमाग में डाला ना, मैं कर पा रही हूँ, मेड मी डू इट। और उस तरह से करते चले गए, फिर डांस आते चले गए, फिर एक हिम्मत आ गई कि नहीं नहीं यार मैं तो कर पा रही हूँ, मुझे तो आता है, इसमें सीखने की कोई जरूरत नहीं है। बस उन्होंने एक गुर सिखाया था मुझे कि यहाँ फेस पे बस कॉन्फिडेंस रखना अरुणा, मूवमेंट आधा कम आधा ज्यादा हो गई भूल जाना, बट यहाँ ऐसे रखना कि यस आई हैव डन इट, वो रखना। बस उनकी ये सीख ने मेरी जिंदगी बना। इसी फिल्म का एक गाना था, दैया मैं कहाँ आप हंसी। हाँ जी, इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो। वो गाना आशा जी जी आशा जी का है। आपको लगा कि कुछ इंस्पिरेशन लगी? क्योंकि बड़ा अजीब तरीके से ये गाना फिल्माया गया। उस लड़की को लेट डाउन करना था जी, मतलब आशा जी को लेट डाउन करना था, इसलिए उसको बहुत फनी रीत से एक डिफरेंट वे था, अच्छा लगा था मुझे। जी, बहुत ही अलग था वो। हाँ जी। और ये फिल्म कारवां जब हम देखते हैं, ये फिल्म पूरी तरह से एक बंजारों की जिंदगी पर है जी, और बंजारों के ही इर्द गिर्द घूमती है। तो ये किस तरह से फिल्माई गई थी? क्योंकि अलग अलग जगहों पे जाया करते थे। या बस किया था उन्होंने जी, महाबलेश्वर, फिर मतलब पंचगनी में जी, उसके बाद बाकी तो शूटिंग सब यही मेन ही वहाँ करते हैं, वाइट शॉट्स और वो गोरिया कहाँ तेरा देश के वो लॉन्ग शॉट्स वगैरह उन्होंने वहाँ लिया, कुछ पंचगनी में शूट किया, बाकी फिल्म सिटी में शूट किया, ऐसे करके चलते, बिकॉज यू नो ऑल द टाइम यू कैन नॉट गो एंड शूट आउटडोर्स जी। तो बहुत अच्छा रहा था मैम। उसके बाद ये कारवां एक सुपरहिट रही, उसके बाद जोड़ी हमारी जमेगी कैसे जानी,
ये सब पहले की फिल्म जी। लेकिन जोड़ी तो ये बहुत जमी मैम, महमूद साहब और अरुणा जी को आज भी हम नहीं भूल पाए हैं। और जब जब आपकी फिल्मों के गाने बजते हैं तो वो हमारे दिलों को बिल्कुल छू जाते हैं। बहुत सारी फिल्में आई हैं आपकी महमूद साहब के साथ जी। तो हमने ये देखा कि आप कॉमेडी रोल्स में भी उनके साथ एक गजब की केमिस्ट्री देखने को मिलती है जी। पर पहले केमिस्ट्री नहीं थी। पहले दिन मुझे सेट पे लाया गया तो हमारे कैमरामैन और हमारे जो स्टाफ के लोग थे उन्होंने सब मुझे गरम करके भेजा था, अरुणा डरना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बिकॉज महमूद साहब के साथ तब मुमताज दूसरी फिल्मों में मतलब कॉमेडी नहीं करना चाह रही थी, लीड रोल्स की तरफ जा रही थी। फिर शोभा खोटे जी ने शादी कर ली थी, ये दो ही थे जो उनके साथ कॉमेडी रोल्स करते थे। तो दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू गर्ल। तो मुझे पकड़ के लेकर आए। देखकर तो उन्होंने बोला ठीक है, काम वाम का नहीं हो जाएगा। सबने, डायरेक्टर ने, कैमरामैन ने, सब मेरे दोस्त थे ना, उनको भी लगता था एक नई लड़की आई है, चलो हेल्प करते हैं उसको। दे ऑल वर हेल्पिंग मी। देवी शर्मा जी और कैमरामैन हमारे दुर्गा प्रसाद जी जो अब नहीं है, वो सब मिलके हेल्प करते थे मुझे। फर्स्ट डे सेट पे गई तो सबके इशारे चल रहे, हाँ मैं भी तैयार एकदम। डायलॉग बोलने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। स्टेज पे काम करती थी तो पोपट की तरह बोलती थी, वहाँ टेंशन नहीं थी। पर उन्होंने बोला था देखो एक रिहर्सल करें, महमूद साहब के साथ एक रिहर्सल की। तो उन्होंने कहा तुम बीच में मत करो। अच्छा ये तुम मत बोलो। 2 बार रिहर्सल की, दोनों बार मैंने बोला, उन्होंने बोला ऐसा मत करना। मैंने कहा जी। पर जब टेक शुरू हुआ मैंने सेम चीज, उन्होंने कहा कट कट कट, ये क्या करती हो तुम, बीच बीच में क्या तुम्हारा चलता है। मैं तो ऐसे खड़ी रह गई, मेरी आंखें फटी और खाली गंगा जमुना बहने लग गए। मैंने कहा गई, अब तो मेरे को तो कोई ये फिल्म में चांस नहीं मिलने वाला है। नहीं तो सोचा था महमूद साहब के साथ काम करके मुझे बहुत नाम, बहुत पैसा मिले। मैं तो स्टार्टेड क्राइंग। जब आई स्टार्टेड क्राइंग ही ऑल्सो कूल डाउन कि मैंने कुछ ज्यादा डांट दिया ना। नहीं बैठो। इतने में देवी शर्मा जी ने, डायरेक्टर ने देखा कि एक काम करते हैं ना, अपन ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। ब्रेक कर दिया, रूम में गई। रूम में भी मेरा रोना चालू। मेरी मम्मी मुझे समझाए जा रही है बट मैं कहाँ से समझने वाली, डर के मारे रोए जा रही हूँ। खाना भी नहीं खाया मैंने, खाना भी वैसे ही पड़ा हुआ था, वो लोग ला के देते ना खाना, तो वैसे ही पड़ा हुआ था। इतने में 20-25 मिनट बाद महमूद साहब रूम में आए तो डर के मारे, अच्छा सॉरी मेरे से गलती हो गई, ऐसा कभी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे काम चाहिए था। जी मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं तुम बैठो, चलो बैठो। और क्या बात है, वो तो ऐसा होता ही है। वो क्या था, तुम हाँ करती थी ना, मैं डिस्टर्ब हो जाता था। उन्होंने अपने पे ले लिया वो, इसके लिए मैं अपने डायलॉग भूल गया, इसलिए हाँ सॉरी मैंने तुमको ये बोला। मैंने कहा नहीं सर मैं सॉरी, मैंने कभी काम नहीं किया, मुझे नहीं पता। और वो मैं बहुत जबरदस्त फैन थी महमूद साहब की। जी तो और मुझे रोना है कि उनको मैंने दुखा दिया। इतना मैंने बोला देखो अब भूल जाओ सब बात, अभी तुम ध्यान से करना। हाँ अच्छा, और खाना नहीं खाया अभी तक, आपने इसको खाना नहीं खिलाया। मेरी मम्मी को नहीं खाती है। बोले नहीं पहले खाना खाओ और जल्दी से सेट पे आ जाओ, अपन सीन खत्म करते हैं। फिर थोड़ी राहत हो गई, फिर सेट पे गई, उनके साथ काम करने लगी। फिर वो दिन आया कि उन्होंने मुझे हर अपनी पिक्चर जो वो साइन करते थे वो रिकमेंड करते थे जी कि अरुणा को इसमें लो। अब उस जमाने में हम क्या लेते थे, जो दे दिया 250 रुपये पर डे, 300 रुपये पर डे। अब उन्होंने बोला नहीं, और ये 5-6 दिन का काम होता था महमूद साहब के साथ। उन्होंने बोला 25,000 रुपये मांगू। 25 आवाज निकली नहीं। तो हाँ, मैं और मेरी माँ इब्राहिम भाई के ऑफिस में बुलाए थे, गफ्फार भाई के ऑफिस में। तो गए हम लोग, जैसे हमने 25 बोला हमको हकाल दिया उन्होंने। घर आ गए और फोन किया उनको, महमूद साहब उन्होंने तो ना बोल दिया हमको, पर तुम 25 बोल कर आई ना, अपने पे अड़ी रहना, कुछ नहीं बोलना। मेरी मम्मी को बोल रहे, मैं तो उनको मालूम है तो वहाँ बेकार लड़की। तो मम्मी को समझाया, बहुत चुप बैठे रहे। 2-3 दिन बाद वापस फोन आया एंड वी वर एक्साइटेड कि हाँ हमको बुलाया, और उन्होंने वही हमें पैसे दिए। उससे हमारा घर बना, हमने आहिस्ता आहिस्ता अपना घर बनाया जो हमारे पास नहीं था। उसके बाद काफी बदलाव आया जी। और इस फिल्म में जरा सा डिस्कस करके आप बता दें कि जी हाँ महमूद जी के साथ ही वॉज माई गुरु। उन्होंने बहुत मुझे काम सिखाया
कि कॉमेडी की टाइमिंग जो है, टाइमिंग, सेंस ऑफ टाइमिंग, वो सिखाई उन्होंने। सो अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, प्रभु जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति दे। आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर दैट। सुनिए जी। हाँ। अच्छा अब ये बताओ कि इस नर्क में कब तक रहना है? जब तक स्वर्ग का ऑर्डर न मिल जाए तब तक। जी नहीं, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। आखिर तकलीफ क्या है? मुफ्त में कमरा है, मुफ्त का खाना है और मुफ्त का रोमांस। और तुम भी तो मुफ्त में आती जाती नर्सों को ताड़ते रहते हो। अगर किसी की जुल्फ में गिरफ्तार हो गए तो मैं कहाँ की रहूंगी? शाहब, कभी कभी तू अपने बाप बालू सिंह की तरह बेवकूफों जैसी बात करती है। अरे मैं तेरी जैसी किशमिश को छोड़कर मूंगफली थोड़ी खाऊंगा। इतना घटिया आशिक नहीं हूँ कि तेरा हाथ छोड़कर किसी नर्स का हाथ पकड़ लूं। तो फिर सारा दिन ताक झांक क्यों करते रहते हो? पगली कहीं की। अरे ये नर्सें भी तो महिलाएं होती हैं। अगर दिन में एक बार प्यार भरा लुक ना मार दूं तो बेचारियों को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं नहीं जानती, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। अगर घर से भगा कर ही लाना था तो पहले ठोर ठिकाना ढूंढना था। मैं भी तुम्हारे ऑपरेशन का बंदोबस्त करता हूँ। Hell with you and your operation, डॉक्टर। मैं बोल सकती हूँ, इतनी जोर से बोल सकती हूँ कि आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, आपके नर्सिंग होम के मरीज बिस्तर छोड़ भाग जाएंगे। मामा, ये मुसीबत कहाँ से ले आए? ये तो लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड की तरफ बोले जा रही। भांजे, इसकी सुई कभी कभी अटक जाती और कभी कभी चालू हो जाती। डॉक्टर, आपका मामा आपको मामा बना रहा है। मामा न मैं घूमी हूँ न कभी थी। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको डायलॉग सुनाती। शेर का बच्चा कभी घास नहीं खाता, घर फूंक के तमाशा न देखा तो क्या देखा। हिरनी तो चली गई मगर हिरनी की आंखें देख रहा हूँ। अगर आपको मेरे डायलॉग पे यकीन नहीं आता तो मैं आपको गाना सुनाती हूँ। सारंगा तेरी याद में दिन काटते हैं नरे। आप कहिए मामा जी। इसका ऑपरेशन कीजिए डॉक्टर, ये गूंगा है। 70 के दशक में फिल्म आती है, बहुत अच्छी फिल्म हमजोली, जिसमें महमूद साहब के 3 रोल थे। जी। उसमें आपका भी किरदार बहुत अच्छा था। इस फिल्म की कुछ याद अगर हो तो? इसमें तो मत पूछो। क्या था कि शॉट था हमारा कि मैं उनकी वाइफ बनी हूँ और वो कोई दूसरी लड़की आती है, मैं बर्तन फेंक फेंक के उन पे मारती हूँ और ये करती हूँ कि तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और मैंने जो एक सौसर फेंकी वो जाके बिल्कुल उनकी आंख पे लगी। महमूद साहब के? महमूद साहब के। अरे और सबने मेरी बैंड बजा दी। अरे मैं कोई मारूंगी थोड़ी किसी को भी, महमूद साहब हो या कोई भी साहब हो, अपन किसी को ये कर, उनको लग गई। वो डक करते थे उस वक्त, डक नहीं कर पाए और उनके आंख में लग गई। जितने थे सब मेरे पे राशन लेके चढ़ गए कि यू डोंट नो, तुम्हें काम नहीं आता, तुम्हें सेंस ऑफ टाइमिंग नहीं है, ऐसा है वैसा है। गाली खाई बहुत। उस दिन बहुत दुखी हुई मैं, बहुत जा के मैंने माफ़ी मांगी उनसे। एक तो मुझे काम दिला रहे हैं, मेरे को नाम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, अगर इन्होंने मेरे काम दिलाना बंद कर दिया तो। बट नो ही सेड कम ऑन यार, ये तो होते रहता है। उनको 2 दिन डॉक्टर के पास जब ले गए तो उन्होंने आंख पे पट्टी बांधी और बोला 2 दिन यू आर नॉट सपोज टू सी द सनलाइट। बहुत मैंने अपनी तरफ से माफिया मांगी कि ऐसा नहीं मेरा नहीं, बट मैं होता तो शायद मैं फेंकता तो शायद तुम्हें लग जाती, हो सकता था। मैंने नहीं डक किया थी, टाइमिंग नहीं करेक्ट हुई, हो गया, भूल जाओ। उजाले उनकी यादों के आज के इस कार्यक्रम में आपने सुना अरुणा जी के जिंदगी के कुछ पहलुओं को, पर जरा ठहरिए, अभी और भी बहुत से पहलुओं को जानना बाकी है। इतनी विस्तृत अभिनय यात्रा को 1 घंटे के कार्यक्रम में समेटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और भी बातें हम जानेंगे। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंदल और दिवाकर द्विवेदी ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती। उजाले उनकी यादों के।